नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन रीजनिंग के ग्रुप डी एग्जाम 17/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा से आवश्यक पर्याप्त है, उनकी हमें पहचान करना है। प्रश्न लिखा हुआ है, सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है, उनमें से प्रत्येक बराबर भार का है। यानी हमें 20 डिब्बों का कुल भार बताना है, और जिसमें से जितने भी डिब्बे हैं ना, उनका जो भार है यानी सबका क्या है, बराबर है। और इसमें हमारे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन देखते हैं। लिखा हुआ है, पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार 10 किलोग्राम है। और सेकंड हमारा कथन लिखा हुआ है, 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 किलोग्राम अधिक है। तो इसमें पूछा गया है कि जो ये हमारे कथन पहला दूसरा दिया है ना, तो इसमें पूछा गया कौन सा पर्याप्त है। अकेला ही कथन फर्स्ट वाला पर्याप्त होगा, या दूसरा वाला, या तीसरा, या चौथा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरीके से कथन दिया हुआ है, एक तरीके से ये कथन निष्कर्ष का सवाल है, लेकिन मैथमेटिक्स का ही सवाल है। ओरिजिनल अगर बात करते हैं तो इसको कथन निष्कर्ष में दिया गया है, यानी ये मैथ का सवाल है। और मैथ में जब कथन में दोनों लाइन लिखी हुई ना, कि पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार 10 किलोग्राम है, और जो सेकंड लिखा हुआ है, इन दोनों से मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन बनेगी, और कहीं ना कहीं दोनों का यूज करके आप सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन हमारा होगा पहला, जो लास्ट वाला जो ऑप्शन लिखा हुआ है चौथा, कथन फर्स्ट और सेकंड एक साथ कैसे होंगे, हमारे पर्याप्त होंगे। फिर भी चलो हम इसको लगा के दिखा देते हैं किस तरीके से होगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला वाला जो कथन लिखा हुआ है, पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार 10 किलोग्राम है। और पहले इन्होंने जो प्रश्न ये बोला हुआ था, साफ साफ लिखा हुआ है, उनमें से प्रत्येक का क्या है, बराबर भार के हैं। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि जो भी हमारे पास डिब्बे हैं उनका जो भार है वो x किलोग्राम है। हमने मान लिया कि जो प्रत्येक जो डिब्बे हैं हमारे, वो कितने किलोग्राम के हैं, x किलोग्राम के हैं। और यहाँ पर देखिए पहले वाले लाइन में लिखा हुआ है, पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार, यानी प्रत्येक डिब्बे के 1/3। अब देखिए ये एक डिब्बा मान लेते हैं कि प्रत्येक डिब्बा x किलोग्राम का, इसका 1/3 कितना होगा, यानी x इंटू 1/3 ये होगा हमारा। यही हमारा कितना दिया हुआ है, 10 किलोग्राम है, ये लिखा हुआ है 10 किलोग्राम है। यानी x का 1/3 10 किलोग्राम है। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 30 किलोग्राम। यानी ये हमको पता चल गया कि जो डब्बा है, वो प्रत्येक डब्बा यानी कितने का है, 30 किलोग्राम का है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ पहले 10 डिब्बे, पहले 10 डिब्बे, यानी एक डिब्बा अगर 30 किलोग्राम का है, 10 डिब्बे हमारे कितने हो जाएंगे, 300 ग्राम, 300 किलोग्राम की, यानी इसी में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन से देखते हैं, लिखा हुआ 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार के बराबर है। यानी 6 डिब्बों का कुल भार, यानी 6 का मल्टीप्लाई x से कर देंगे, क्योंकि एक डिब्बा जो प्रत्येक डिब्बा है हमारा x किलोग्राम का है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 6 डिब्बों का जो भार है, 4 डिब्बों के भार से, यानी 4 डिब्बों का भार कितना होगा, 4x के भार से 40 अधिक है। इससे भी एक इक्वेशन हमारा बन जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 2x बराबर 40 आएगा, और x बराबर हमारा कितना आ गया, 20 किलोग्राम। अब ये हमारा x बराबर आ गया 20 किलोग्राम। लेकिन ये हमारे शुरू के 10 डिब्बे थे, टोटल हमारे पास 20 डिब्बे हैं, 10 डिब्बे बचे। यानी एक डिब्बा अगर 20 किलोग्राम का है, लास्ट वाला अगर हम बात करते हैं, तो लास्ट का अगर एक डिब्बा 20 किलोग्राम का है, तो लास्ट के 10 डिब्बे कितने के होंगे, 200 किलोग्राम के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 200 के। यानी इसी 20 में से हम मल्टीप्लाई किसका कर देंगे फ्रेंड्स, 10 में से, इसी 10 में से 10 डिब्बे लास्ट के बचेंगे, और ये हमारा कितना है, 20 किलोग्राम। इसी 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ गया 200 किलोग्राम। अब देखिए टोटल कुल भार पूछा गया है, तो 200 हमारा ये हो गया, 300 हमारा पहले आया था, यानी टोटल हमारा हो गया 500 किलोग्राम। तो फ्रेंड्स, इसको लगाने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे इसको ऐसे बता सकते थे। ऑप्शन नंबर हमारा कैसा होगा, चौथा होगा। सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बताया है कि इसको मैथमेटिक्स में दोनों इक्वेशन हम बना सकते थे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है, दी गई आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमारे पास आकृतियां दी हुई हैं, और यहां पे हमको फिल करना है कि कौन सी हमारी आकृति आएगी। तो फ्रेंड्स, यहां पर देख रहे हैं दो गोले बने हुए हैं, और इनको देखिए दो गोले हैं जुड़े हुए थे, इसको फैला दिया गया है। और इसी प्रकार से देखिए इस आकृति को अगर फैलाएंगे तो हमारा कौन सा बनेगा, चौकोर इधर भी है, चौकोर इधर भी है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन, यानी बी। बी देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, यानी ये वाला हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। बस इसको हमें ऐसे देख के बता देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए लिखा हुआ है दर्पण को एमएन रेखा पर रखे जाने पर निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। अब देखिए दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब दर्पण में आपको पता होगा कि जब भी दर्पण में देखते हैं ना तो ये वाला जो आकृति बना हुआ है इधर आ जाएगा, यानी इधर आ जाएगा। रंगीन वाला जो है ना ये छायांकित इधर आ जाएगा। तो इस पे आप चेक कर लीजिए कहाँ पे, ये वाला ऊपर होना चाहिए तो ऊपर तो चलो ये है, ये वाला जो नीचे था ये ऊपर है यहाँ। तो ये हम कह सकते हैं हमारा कौन सा आकृति सही होगा, ए वाला। ए वाला होगा। तो देखिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है ए, यानी ये बी नंबर, बी ऑप्शन में दिया हुआ है ए, तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए एक बार आपको प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, अभी एग्जाम भी होने वाले हैं ताकि और अच्छे से हमारा क्लियर हो जाए। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे हमारा लिखा हुआ है प्रश्न, लिखा हुआ है नीचे दिए गए कथन में से, नीचे दिए गए कथन में से कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है। अब देखिए कथन लिखा हुआ है छात्र एक ने छात्र दो से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए, ये बात कही। अवधारणा क्या लिखा हुआ है, छात्र दो ने नोट्स तैयार कर लिए हैं, बिल्कुल बात सही है। देखो जब छात्र दो ने नोट्स अगर तैयार कर लिया होगा तभी जब छात्र एक ने छात्र दो से कहा होगा कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए, है ना। तो इसलिए पहला तो बिल्कुल अवधारणा 100% सही है। सेकंड क्या लिखा हुआ है, छात्र एक उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला लिखा है, इसका तो मतलब ही नहीं, बिल्कुल गलत लिखा है। यानी इसमें हमारा पहला वाला ही सही होगा। तो देख लेते हैं हमारा पहला वाला कहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा ये ऑप्शन नंबर देखिए चौथा लिखा हुआ केवल फर्स्ट अंतर्निहित है, तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं। ये लिखा हुआ है नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को पढ़ें। कथन दिया हुआ है कोई गाय बिल्ली नहीं है, सभी बिल्लियों की मूछें हैं। तो इसको फ्रेंड्स वेन डायग्राम से लगाते हैं, जिस तरीके से कहेगा हमें वैसे ही करना है। लिखा हुआ है कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई गाय यानी ये जो गाय है हमारी ये कोई गाय, यानी ये गाय, इसको मान लेते हैं कोई गाय बिल्ली नहीं है, यानी गाय और बिल्ली में से कोई रिलेशन नहीं है, ये बोला है। कोई गाय बिल्ली नहीं है। सेकंड हमारा लिखा हुआ है सभी बिल्लियों की मूछें हैं, यानी सभी की बात कर रहा है तो सभी बिल्लियों की मूछें हम ऐसे बना देते हैं, सभी बिल्लियों की क्या है, मूछें हैं। अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष में लिखा हुआ है कुछ गाय बिल्लियां हैं। क्या भैया गाय और बिल्ली कोई रिलेशन है, बिल्कुल नहीं है, यानी पहला वाला कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। सेकंड वाला लिखा हुआ है कुछ गायों की मूछें हैं, कुछ गायों की मूछें हैं, गाय और मूछ में भी कोई रिलेशन नहीं है, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा, दोनों ही मतलब निष्कर्ष क्या है, अनुसरण नहीं करते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी नंबर। कौन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, बी नंबर। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला प्रश्न देखिए बहुत अच्छा है, रीजनिंग का ये भी है। लिखा हुआ है निम्न श्रृंखला का अगला विकल्प विकल्प जो चित्र है कौन सा होगा। देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं एक आकृति आपकी ये बनी हुई है, एक आकृति ये बनी हुई है और एक ये बनी हुई है, और इसी पैटर्न पे हमको ये बताना है, और इसके हमारे ये चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो अब फ्रेंड्स ये देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा हम क्या सोचे, क्या लॉजिक देखते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न बना रहा है। तो फ्रेंड्स अगर ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो ये वाली देखिए आकृति, ये वाली आकृति देखिए, और पहले इस वाले में देखिए, पूरे जो पहला वाला जो ये बना हुआ है ये आकृति, इस पे देखिए, इस आकृति को देखिए ध्यान से। ये वाला जो हमारा आकृति बनी हुई है ये हमारा सेकंड वाले में इधर शिफ्ट हो रहा है, और जो ये वाली आकृति है ये नीचे आ रही है, और जो ये वाली, हाँ ठीक, और जो ये वाली आकृति इधर आ रही है, और जो ये है ऊपर। कहने का मतलब ये जो है क्लॉक वाइज घूम रहा है, यानी ये वाला स्पेस यहाँ पे आ रहा है, ये वाला इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है। और इसी प्रकार जब इसको रोटेट करवाएंगे ये वाला इधर आएगा, देखो आया कि नहीं आया, और फिर ये वाला इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। उसी प्रकार से फ्रेंड्स जब इसको हम रोटेशन करा रहे थे, ये वाला इधर देखिए, यहाँ से आप ध्यान रखिए, ये वाला जो काला वाला बना हुआ है ये घूमता हुआ क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब ये यहाँ पर आ गया है, तो अगली बार ये काला वाला जो है यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, तो देखिए यहाँ पर कहीं दिया हुआ है, ये सभी में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये वाला इधर आ गया तो ये वाला ऊपर जाएगा, यानी ये वाला जो है ऊपर जाएगा। तो देखिए ऊपर कहाँ कहाँ बना हुआ है, एक तो हमारा ऊपर इसमें बना हुआ है, इसमें बना हुआ है, और कहाँ पे बना हुआ है इसमें, ये तो
ये हो नहीं सकता है, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता, इन दोनों में कोई ना कोई एक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला जब ऊपर गया तो ये प्लस माइनस जो बना हुआ है ना स्टार करके बगल में आएगा, देखिए बगल में कहाँ, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, हैं? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो दोनों ऑप्शन आपको देखने में लग रहे हैं कि ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, लेकिन इस बुक में जो आंसर दिया गया था, एग्जाम में जो आंसर दिया गया था, वो ऑप्शन नंबर चौथा दिया गया था। देखा जाए तो दोनों हमारे सही है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर चौथा है, डी नंबर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, सिर्फ हमें चित्र को देखना था। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा कथन धारणा से संबंधित प्रश्न आ गया है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथन के साथ बिंदु फर्स्ट व सेकंड के रूप में धारणाएं दी गई हैं। कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करके निर्णय लें कि कौन सी धारणा दिए गए कथन में से अंतर्निहित है। अब देखिए कथन क्या दिया हुआ है, पहले कथन को ध्यान से पढ़ लीजिए। कथन हमारा दिया हुआ है, सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। धारणाएं क्या लिखी हुई है? घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का उपयोग करना चाहिए। ये भैया ये कौन सी बात है? उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है, लेकिन ये तो नहीं बोला कि सीएफएल यूज करिए कि एलईडी बल्ब यूज करिए। ये तो फालतू में जबरदस्ती कह रहे हैं, गलत, बिल्कुल गलत। आगे क्या लिखे हैं, सेकंड नंबर पढ़ते हैं। अपने घर के चारों ओर छायादार वृक्ष लगाइए, पौधे लगाइए, ये लगाइए, वो लगाइए, अगर पेड़ पश्चिम दिशा में हो तो। ये सब तो फालतू चीज़ है, ये सब मनगढ़ंत कह रहे हैं। मतलब जो चीज़ इन्होंने कहा है ना उस हिसाब धारणा है तो बिल्कुल अपोजिट है, मतलब कह कुछ और रहा है, धारणाएं कुछ और निकल रही हैं। तो इस प्रश्न में कुछ भी हम नहीं कह सकते हैं। तो इसमें देखिए कहीं लिखा हुआ है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अंतर्निहित नहीं। अरे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी होगा। धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अंतर्निहित नहीं है। चलिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान सवाल था, देखने में देख रहे हैं कितना बड़ा लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी हमारा कथन और निष्कर्ष का है। लिखा हुआ दिए गए कथनों को सत्य मान लीजिए भले ही वो सामान्यतः मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। चलिए कथन निष्कर्ष में तो वैसे भी कुछ भी कह देते हैं, हमें मानना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है और उसके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए कौन से कथन निष्कर्षों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। चले भैया आगे देखिए, कथन लिखा हुआ है कुछ धातुएं लोहा है। पहली बात तो देखिए कथन दोनों दिया हुआ है कुछ वाले, तो जो भी हमारा निष्कर्ष होगा वो भी कुछ में ही आना चाहिए। कुछ का अगर कथन है तो निष्कर्ष भी हमारा कुछ में ही आएगा, ये 100% ट्रूथ है, बिल्कुल हमेशा याद रखिए। अब पहली बात तो निष्कर्ष में कहीं कुछ वाला आया ही नहीं, तो पहली नज़र में देखेंगे दोनों गलत कर देंगे। फिर भी हम आपको बता देते हैं। कुछ धातुएं लोहा है, तो मान लो ये धातुएं हैं, ये लोहा है, ये मान लो धातु है और ये क्या है? लोहा है। और आगे लिखा कुछ लोहा भारी होता है, ये भैया कुछ लोहा भारी होता है। अब सभी वाला इसमें कहाँ से केस बना देगा? जब कुछ कुछ की बात ही कर रहा है कथन में तो सभी तो आएगा ही नहीं, तो आप पहले ही बता देंगे, इसको लगाने का कोई मतलब ही नहीं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में रीजनिंग क्वेश्चन इतने आसान होते हैं आप सिर्फ घबरा जाते हैं लैंग्वेज पढ़ के, और कथन निष्कर्ष में वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो फ्रेंड्स सबसे अगर सरल होता है कथन निष्कर्ष, ऐसा नहीं है। मगर आप अच्छे समझ लेंगे ना तो आपके टॉपिक बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, लिखा हुआ यदि पाइप को इतना लिखा जाता है तो स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा? अब देखिए फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट अगर चालाक हैं तो तुरंत पकड़ लेंगे। ई वाला नंबर 5 होता है ना, लास्ट का 5 है। एन का लास्ट अंक क्या आता है? एन होता है 14, तो 14 में लास्ट अंक क्या है? अब 4, बस हो गया। फिर भी चलो हम आपको बता देते हैं। यहाँ जो 169165 लिखा गया है ना, तो पी का कोड हमारा होता है, ये 16 हमारा पी का है, ये 16 हमारा किसका है? पी का है। और ये जो आई लिखा है ना, ये आई हमारा किसका है? 9 का है, ठीक है ना ये। और इसके बाद जो हमारा ये फिर 16 लिखा हुआ है, ये हमारा पी का, ई हमारा 5 का, ऐसे ही पता कर लेंगे। स्वान का अगर हम कोड लिखेंगे तो देखिए एस का हमारा कितना होता है? 19 होता है। डब्लू का हमारा कितना होता है? डब्लू का हमारा 23 होता है, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। ए वाला हमारा 1 होता है। और जब हम बात करते हैं एन की, एन हमारा 14 होता है, इसी का लास्ट अंक पूछा गया था, बस हो गया। बताइए कितने सेकेंडों में सवाल आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये भी हमारा एक स्टेटमेंट और एजम्पशन का है, पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस इज आर इम्प्लिक्ट इन द स्टेटमेंट्स। अब देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? एवरी सिटी मस्ट हाउस एन इकोलॉजिकल पार्क सेज टू द मेयर टू हिज सेक्रेटरी, यानी मेयर जो है अपने सेक्रेटरी से कहता है कि जितने भी हमारे सिटी में जो पार्क होने चाहिए, ठीक है ना।
एवरी सिटी हाउस है इलॉजिकल पार्क है, ठीक है, होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एजम्पशन में क्या लिखा हुआ है, इलॉजिकल पार्क से इम्प्रूव ग्रीन कवर, इलॉजिकल पार्क हेल्प रिड्यूस इन एयर पोल्यूशन, बिल्कुल बात सही है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर इकोलॉजिकल अगर पार्क है अगर हर सिटी पे, तो बहुत अच्छी बात है, पोल्यूशन भी कम होगा और हर चीज़ें ग्रीन कवर। तो कह सकते हैं एक तरीके से दोनों की फ्रेंड्स जो दोनों बातें बोली गई बिल्कुल सही बोली गई है। तो इस पे आप देख लीजिए कौन सा होगा, बोथ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा हमारा, बी नंबर। बी नंबर इस प्रश्न का सही होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिकेटेड। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथन को, अब ये भी हमारा क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का है। लिखा हुआ है, दिए गए कथन को सत्य मानते हुए भले ही वो प्रतीत होता हो, इस आधार पे हमें आंसर बताना है। देखिए कथन क्या लिखा हुआ है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, ये तो मुहावरा है, आप तो सुने ही होंगे। बिल्कुल बात सही है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है। और इसके हमारे दो निष्कर्ष दिए हुए हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती हैं। बिल्कुल 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 सही बात, 100%। आगे लिखा हुआ है, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी ये भी हमारा 100% बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हमारा होगा, इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पालन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही होगा। देखिए फ्रेंड्स कितने आसान आसान सवाल आए थे ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट में। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। अब ये देखिए बच्चों वाला सवाल दे दिया। अब आप इतने तो होशियार हैं, यहाँ 25 है, यहाँ 23 है, यहाँ 21 है, यहाँ पर दो दो का अंतर हो रहा है ना, तो नंबर कौन सा आएगा, 19 आएगा। इसका मतलब ये तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है या तो ये वाला हो सकता है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। चलिए इन दोनों में लड़ाई है, देखते हैं अब कौन होगा। बी। अच्छा भैया बी के बाद देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, बी, बी के बाद क्या आता है, बी के बाद सी आता है फिर डी, यानी बी ए है फिर डी है, यानी एक नंबर छोड़ दिया है। आगे देखते हैं, ई भी छोड़ दिया फिर एफ आया, ठीक है ना। डी के बाद ई छोड़ा गया तो एफ आया, फिर जी छोड़ेंगे तो एच आएगा, यानी एच वाला देख लीजिए पहला आया, बस हो गया। इस तरीके से हमें बता देना था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है, मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों का था। मतलब इस सवाल में यह पूछा गया है कि मार्च महीने में कौन कौन सी तारीख को शुक्रवार था। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन था। तो चलिए फ्रेंड्स निकालते हैं पहले 1 मार्च। 1 मार्च 2005 को हम ये निकाल लें कि हमारा कौन सा दिन था। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम शॉर्ट ट्रिक से लगाते हैं, और जिन लोगों को अगर नहीं पता है तो उसके कैलेंडर की वीडियो हमारे पड़े हुए उसको आप देख लीजिए, ताकि और अच्छे से हमारा आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था। अब देखिए मार्च के महीने में पूछा गया है कि जो शुक्रवार का दिन था कौन कौन सी तारीख में था। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन था। उसी के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे कि पूरे महीने में कौन कौन से दिन शुक्रवार हमारा पड़ा था। तो चलिए फ्रेंड्स निकाल लेते हैं पहले। तो हमें निकालना है पहले 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन था। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम शॉर्ट ट्रिक से लगाते हैं, और अगर कैलेंडर का अगर पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो इसमें हमारा कैलेंडर का एक वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा पूरा, ताकि और अच्छे से फिर कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इसको ट्रिक से लगाते हैं। अब देखिए मंथ कोड क्या होता है, हमने बताया था 033614625035। ये हमारे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मंथ कोड होते हैं। अब हमें निकालना 1 मार्च 2005, तो पहले 1 लिखेंगे, मार्च का कोड लिखेंगे 3, और इसके बाद 2000 वाले केस में बताया था कि लास्ट के 2 अंक तो लेते ही हैं, लेकिन एक और बढ़ा दिया जाता है, यानी 105 लिखेंगे। और 105 में से हम 4 का भाग देंगे, और हम ये पता करेंगे हमारे कितने लीप ईयर हैं। तो 4 का भाग देंगे, जो भागफल आएगा लिखा जाता है 4 दूनी 8, 2 आएगा फिर 24, 4 से 24। इस तरीके से हमने अब इसको क्या करना है, सबको जोड़ के 7 से हमें भाग दे देना है। जोड़िए 26, 3 29, 1 30, 30 और 105 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 135 आएगा। और इसमें जब फ्रेंड्स 7 से भाग देंगे, अब हमें इसका शेषफल से मतलब है, तो कितना आएगा, भाग देंगे तो देखिए भागफल हमारा आएगा 7 एकम 7 है, और यहाँ पर 6 आएगा 65, 7 नहीं 63, यानी 2 आया।
यानी 2 आया। 2 का मतलब हमारा देखिए, एक हमारा सोमवार बताता है और 2 हमारा बताता है मंगलवार। तो इसका ये मतलब हो गया कि 1 मार्च को हमारा कौन सा दिन था? मंगलवार था। 1 मार्च को अगर मंगलवार था तो 2 मार्च को क्या होगा? बुधवार होगा। 3 मार्च को क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। 4 मार्च को शुक्रवार। इसका मतलब जो हमारा प्रश्न का ऑप्शन हमारा होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर चौथा होगा। 4 को शुक्रवार होगा, फिर 7 दिन बाद फिर शुक्रवार होगा, फिर 7 दिन बाद शुक्रवार होगा, उसमें हम साथ साथ ऐड करते चले जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो फ्रेंड्स ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर चौथा होगा। चलिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, ये भी हमारा क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का है। लिखा हुआ है कथन, सभी पंखुड़ियां फूल हैं, सभी पंखुड़ियां पीली हैं, सभी पीले फूल हैं। ठीक है भैया, बड़े कथन दिया हुआ है। निष्कर्ष में पूछा गया है सभी फूल पीले हैं, सभी पीले पंखुड़ियां हैं। और कथन है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। और आगे भी दिए हुए हैं, केवल सेकेंड अनुसरण करता है, फर्स्ट करता है, या दोनों करते हैं। मतलब इसमें हमें बताना कौन सा कर रहा है। देखते हैं, जो सेट हो गया वही हमारा सही हो जाएगा। तो इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं। देखिए, पहले लिखा हुआ है सभी पंखुड़ियां फूल हैं, सभी पंखुड़ियां पीली हैं, सभी पीले फूल हैं। तो इसको हम ऐसा करते हैं, सेकंड नंबर से स्टार्ट करते हैं। सभी पंखुड़ियां पीली हैं, यानी ये पंखुड़ियां मान लेते हैं। ये क्या है? पंखुड़ियां। ये पंखुड़ियां हैं। सभी पंखुड़ियां पीली हैं, यानी ये सभी पंखुड़ियां क्या हैं? पीली हैं। सभी पंखुड़ियां क्या है? हमारी पीली हैं। सभी पंखुड़ियां पीली, सभी जो पीले फूल हैं, यानी ये सभी पीली है ना ये पंखुड़ियां, यही हमारे सब क्या है? फूल हैं। ये सब हमारे क्या है? फूल हैं। फूल हैं। और आगे लिखा हुआ है सभी पंखुड़ियां फूल हैं। अब देखिए, सभी पंखुड़ियां की अगर बात करें तो ये फूल में आ जा रहा है, यानी अब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में हमारा सब कुछ बन गया। आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है निष्कर्ष में, सभी फूल पीले हैं, सभी फूल। देखिए ऊपर से, जब यहाँ से देखिए, जब बाहर से अगर अंदर की तरफ आते हैं तो हमेशा कुछ वाला केस बनाता है, हमेशा याद रखिए। तो सभी तो हो ही नहीं सकता है, तो पहला वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया। सभी फूल पीले हैं, फूल यहाँ पर है, पीले यहाँ पर है, और हम आ ऐसे रहें। जब ऐसे आया जाता है तो हमेशा कुछ वाला केस बनाता है, पहला गलत हो गया। सेकंड पढ़ते हैं, लिखा हुआ सभी पीले पंखुड़ियां हैं। अब देखिए सभी पीले, अब देखिए ये यहाँ पर भी ऐसे रिलेशन बना रहा है ना। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो कुछ का बनाता है, यानी ये भी हमारा नहीं हो सकता है। अब सीधी सी बात है, इसमें कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, तो सीधे हम ऑप्शन कौन सा बता देंगे? हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा कि कोई भी अनुसरण नहीं करता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है। अब देखिए, समानता देखना है तो आप इस आकृति को ध्यान से देखिए, और इसी में ऑप्शन में देखिए कहाँ पे भैया समानता दिखा रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है, और ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है, क्योंकि ये देखिए इधर ऐसे फैला है, इधर ये। तो इसमें बी नंबर होना चाहिए। बी देखिए ऑप्शन पहले वाले में है बी, बस हो गया। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा बी। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है उस आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई दोनों आकृतियों के मेल से बना हुआ है। अब देखिए, ये दोनों जो आकृति बनी हुई है, हमको बताना है कौन से मेल से बना हुआ है। हाँ, ध्यान से देखिए। आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला ऐसे दिख रहा है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत बढ़िया। और देखिए ये जो आकृति बनी हुई है ना, ये वाला यहाँ बना हुआ है, यानी यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा हमारा? ये वाला बी नंबर। बी वाला देखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? सी वाले में दिया हुआ है। अब देखिए जो ऑप्शन है ना, अब आजकल ए बी सी डी टेढ़ा मेढ़ा लिख के देते हैं ताकि और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। आपने बी देखा तो कहो गलती से बी वाला इसी में क्यों मारा हो, और करने वाले कर ही आते हैं। अरे बी वाला ये ऑप्शन है ए बी सी डी, बी जहाँ होगा इसमें यानी सी वाले में। तो इस चीज़ को गलती मत करिएगा, रीजनिंग में बहुत जल्दी क्वेश्चन गलत होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अच्छा, इसमें देखिए क्या पूछ रहे हैं, विकल्पों में से कौन सा निम्न पैटर्न की भांति प्रतीत होता है। अरे भैया कौन सा भांति प्रतीत होता है? देखिए भैया, ये वाले तो हो ही नहीं सकते, टेढ़ा मेढ़ा लेटा है। ये तो भैया ऊपर वाला चौकोर है ना, नीचे वाला सकरा है, गिलास टाइप का बनाया है। ये तो हो ही नहीं रहा, उल्टा लेटा हुआ है, ये भी टेढ़ा मेढ़ा है। बस यही वाला दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ए वाला देखिए कहाँ, यानी बी वाले में। बी वाले में टिक कर देंगे, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें भी टेढ़ा मेढ़ा ऑप्शन लिख रहे हैं। आगे देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आया है बढ़िया। लिखा हुआ है यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या बनेगा भैया? देखो,
इसको तो पहले ही सीधे उत्तर है पूर्व होगा। चलो हम करके देखते हैं कैसे होगा। अब देखो ये तो आपको सबको पता ही होगा, ऐसे डायरेक्शन बनाया जाता है। ये क्या होता है पूरब, ये क्या होता है पश्चिम, ये क्या होता है उत्तर, ये क्या होता है दक्षिण। आप देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे बना लो, है ना, ये बिल्कुल। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं उत्तर पूर्व, क्या लिखते हैं उत्तर पूर्व। इसको क्या लिखते हैं उत्तर पश्चिम, क्या लिखते हैं फ्रेंड्स उत्तर पश्चिम। और इसको क्या लिखते हैं दक्षिण पूर्व, ये क्या है हमारा दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व। और ये हमारा क्या है दक्षिण, सॉरी ये फ्रेंड्स दक्षिण पश्चिम है, ये क्या है हमारा दक्षिण पश्चिम। इसको काट लो, दक्षिणी पश्चिम है ना, ये गलत हो गया, दक्षिण पश्चिम है। ये वाला हमारा क्या होता है दक्षिण पूर्व होता है, क्या होता है दक्षिण पूर्व होता है। अब देखिए ये दक्षिण वाला कह रहा है ना, दक्षिण वाला जो है दक्षिण पश्चिम बन जाता है, यानी यहाँ पे पहुंच गया, यानी इतना एंगल घूम रहा है, मतलब ये यहाँ पहुंचा है। जब ये इतना सरका है तो जो उत्तर वाला है ना, तो ये भी तो इतना ही सरकेगा। ये भी तो एंगल कितना होता है 45 डिग्री बनाता है ये। आमने सामने के वैसे भी जानते हैं शीर्ष अभिमुख कोण है, आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला जब इधर इतना सरकेगा तो इधर ये भी सरक जाएगा, तो सीधे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा उत्तर पूर्व। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुनिए। भैया घोड़ा बंदर बाघ है, सब अलग है, इसमें हम कहाँ चुने। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, सब अलग अलग है। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर बताइए। अब देखिए सी लिखे हैं, डी लिखे हैं, एफ लिखे हैं, आई लिखे हैं। अब देखिए सी के डी के बीच में 0 नंबर गैप है, डी से एफ में पहुंचेंगे तो 1 नंबर का गैप आ रहा है, एफ से आई में पहुंचेंगे जी एच, यानी 2 नंबर का गैप आया। इसके बाद में 3 नंबर और जोड़ लो। आई के बाद क्या आएगा जे के एल, एल के बाद क्या आएगा एम आएगा। तो देख लो एम कहीं लिखा आएगा, बस पहले ही ऑप्शन टिक कर दो, हो गया। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, विषम को चुनिए। अब विषम बताइए कौन है इसमें। ये तो दिख रहा है, ये जल प्रतिबिंब बना रहे हैं, ये भी जल प्रतिबिंब बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं, ये तो कुछ नहीं बना रहे, ये तो वैसे लिख दिए हैं जैसे लिखा हुआ है। तो इसमें पूछा गया विषम को चुनिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स ऐसी गलती मत करिएगा, सी वाला सही है। देखिए सी वाला कहाँ होगा, ये नहीं, ये वाला मारेंगे, कौन सा मारेंगे बी वाले ऑप्शन में। सही तो हमारा ये वाला है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही मारेंगे ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला हमारा सही हो रहा था, ये विषम है तो ये वाला है। अब ए बी सी डी में भी ऑप्शन ऐसे लिखने लगे हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का फर्स्ट शिफ्ट का। बाकी सारे क्वेश्चन हमने करा दिए जितने भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, और इसके बाद सेकंड जो शिफ्ट होगा इसके बाद कराएंगे। देखिए फ्रेंड्स इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। अब देखिए अगला पद बताना है, तो आप देखिए 5 क्या लिखा था, ये 5i, 7j, 11l और ये 17, इस तरीके से हमारा वो लिखा हुआ है। अब देखिए 5 में से 2 जोड़ा गया, प्लस का 2, इसमें कितना जोड़ा गया है 4, यानी 2 4। अब इसमें कितना जोड़ेंगे 6, है ना, 11 6 17, यानी 2 2 के अंतर पे हो रहा है, 2 4 6, यानी 8 जोड़ेंगे। 17 में से 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। देखिए 25 वाला एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आई जे, आई के बाद जे है। अब यहाँ पर देखिए आई, आई के बाद जे है, इसमें कोई भी गैप नहीं है। जे के बाद क्या आ रहा है, जे के बाद एल आ रहा है, यानी कि 1 नंबर का गैप है। इसके बाद देखिए इसमें कितने नंबर का गैप है, एल के बाद एम एन, यानी 2 नंबर का गैप है। अब इसके बाद 3 नंबर का गैप आएगा, यानी ओ के बाद क्या आएगा पी क्यू आर, पी क्यू आर 3 नंबर गैप हो जाएगा। आर के बाद क्या आता है एस, एस वाला देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है हमारा सी नंबर, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा ही होगा सी हो जाएगा 25s। तो इसका आंसर हम टिक कर देंगे 25s। तो फ्रेंड्स यही तक रखते हैं। और अगर फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।